अच्छा, तो हम यहाँ तक पहुंचे थे कि हमारे पास जो डेप्रिसिएशन था वो तीनों साल का फिर हमने इस तरह से रिकॉर्ड कर लिया था। तो इस तारीख को 8,50,000 अगर मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर 2014 हमारे पास जो बुक वैल्यू है वो फिर 7,52,500 खड़ी हुई होगी। अच्छा, इसी चीज को देखिए बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैं अगर इसी चीज को, मैंने आपको कहा था जिस तरह कि मैं इसको तफसीली तौर पे करूंगा और वो तमाम चीजें मैं इसको एड्रेस करूंगा जो कि एस्पेक्ट्स होते हैं जो इस किस्म के सवालात में हो सकते हैं। तो अब अगली ये है कि सवाल का, इस सवाल में बिल्कुल नहीं मांगा कि जनरल एंट्रीज क्या होती है, लेकिन सवाल को पूरी तरह समझने के लिए कि इस सवाल में क्या हो सकता है कि तो जो जनरल एंट्रीज हैं इससे रिलेटेड वो भी मैंने इसमें बना दी है। सवाल आ सकता है, देखिए ये नहीं था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीजें इसमें बन रही है। ओके, तो सबसे पहले आप देखो कि ये देखो 1 जून 2012 को हमने मशीन ली थी 5 लाख रुपए की। ठीक है, इस पे चले मैं इसकी इस सवाल इसकी विंडो भी खोली। 1 जून 2012 को हमने मशीन ली थी 5 लाख की। 1 जून 2012 मैंने एंट्री बनाई, फिक्स एसेट मशीन M1 5 लाख रुपए की। बैंक हमारे पास क्रेडिट हो गया 5 लाख रुपए से, नरेशन डाल दी टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मशीन M1। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन हमारे हमें मालूम है कि हम जब भी साल खत्म होता है तो हम इसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं कि जिस तरह के हमने इस शेड्यूल में किया और इस जगह पे हमने कैलकुलेट किया। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 50,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 50,000, ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था, आपको याद होगा। टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2012 स्टेट लैंड मेथड 10% ऑफ कॉस्ट, ये मैंने इसकी नरेशन दे दी। इससे बेहतर नरेशन हो सकती है, आप डाल सकते हैं इसकी। अब 31 जनवरी 2012 में एक और एंट्री होगी कि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो हमारा क्लोज हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, क्लोजिंग एंट्री इन्वेंट्री। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लोज, जब भी क्लोजिंग की एंट्री यही होती है कि जो एक्सपेंस इसको आ रहा होता है वहाँ पे उसको क्रेडिट कर देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो 50 प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, और जा दिया मैंने टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। ईयर 2013, ये 2013 में हमने यह था कि 1 जुलाई 2013 को हमने मशीन खरीदी थी। 1 जुलाई 2013 फिक्स एसेट मशीन 4,50,000 की मशीन खरीदी, बैंक क्रेडिट कर दिया। हमने कहा डोनेशन टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मशीन। इसके अलावा इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, तो जो ट्रांजेक्शन तो ऊपर हुई थी वो इसमें हो जाएंगी। 31 दिसंबर 2023 में 13 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 72,500। किस तरह कैलकुलेट किया था, आपको याद होगा, हमने इस तरह कैलकुलेट किया था। 50,000 पूरी मशीन का था, 22,500 दूसरी मशीन का था 6 महीने का, टोटल मिला के 72,500 हो गया था। 72,500 डेबिट, 72,500 एक्टिव डेप्रिसिएशन क्रेडिट टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द मंथ वगैरह, सीसी वगैरह वगैरह। 31/12/2013 प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसको मैंने क्लोज कर दिया। ये क्लोजिंग एंट्री। ईयर 2014 ये वो साल है कि जहाँ पे हमने एक मुख्तलिफ एंट्री भी की थी। एक एंट्री तो ये की थी अपने कि ये हमने जो डिस्पोजल से रिलेटेड थी, और एक एंट्री हमने रेगुलर एंट्री कर दी जिस तरह के ऊपर की एंट्री की थी। तो इसलिए मैंने इसके दो ऐड बना दिए, एक ऊपर आपका एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ एसेट और नीचे रेगुलर एंट्रीज का। इम्तहान में ऑफकोर्स ये लिखने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, लिखते तो मेरा ख्याल है कोई फर्क नहीं हो सकता है, वो मुमकिन को थोड़ी सी आसानी हो जाए देखने में। हो सकता है आधा नंबर बढ़ा दे आपका इस वजह से, और नहीं हो तो कैसे हो सकता है कि मैं भी बढ़ाए, वैसे मुझे सर बेहतर लगती है इस तरह डालना। अच्छा, पहले सबसे पहले तो जब भी आप किसी एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो अगर आपने उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना होता है तो आप उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो।
तो हमने कहा था ये 1 अप्रैल 2014 की बिक्री है, तो हमने इसका डेप्रिसिएशन रिगार्ड किया 1 अप्रैल 2014 को। अच्छा, अगर आप चाहते तो इसमें 31 मार्च 2014 भी डाल सकते थे कि भाई एक दिन पहले डेप्रिसिएशन रिगार्ड किया, लेकिन इससे 31 मार्च 2014 और 4 2014 से दिस डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपकी उम्मीद है कि कोई नंबर नहीं कटेंगे इसके ऊपर। एक 1 अप्रैल 2014 को आपने डेप्रिसिएशन इसका जो डिस्पोज ऑफ एसेट था उसका आपने डेप्रिसिएशन रिगार्ड किया, ये जिस तरह हमने दिखाया था। ये M1 50,000 10%, 1 जनवरी 2014 से लेकर ये मैंने इंटरव्यू पर डाली है, मेरा ख्याल सही नहीं करना क्योंकि 31 मार्च 2014 है। तो ये 3 महीने का हमारे पास डेप्रिसिएशन हो गया जो 12,500 रुपये बनेगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 12,500 डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,500 से क्रेडिट टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड फॉर द डिस्पोज ऑफ एसेट फॉर 3 मंथ जनवरी टू मार्च 2014। अब अगली एंट्री है डिस्पोजल की। अच्छा, डिस्पोजल की एंट्री में आपको मैं जैसे अच्छा, डिस्पोजल इस एंट्री को बताने से पहले मैं आपको दिखाना, मैं खाली पहले मैं आपको लेजर अकाउंट दिखा देता हूँ ताकि इसको इस एंट्री को समझने के लिए ज़्यादा अच्छी तरह समझ में जब आएगी जब इसके हम लेजर्स भी देखें। देखें, ये था असल सवाल जब उसने हमसे एसेट अकाउंट मालूम किया था, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन पूछा था और डिस्पोजल अकाउंट पूछा था। ये था असल सवाल, और ये मैंने आपकी हालांकि ज़रूरत नहीं है लेकिन आसानी के लिए मैंने ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट भी मैंने बना दिया था। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर था क्या, एसेट अकाउंट अगर मैं देखूं तो वो एंट्री जो वहाँ पे है उसको हमने बस डायरेक्टली इसके अंदर पुट करना होता है। जैसे हम समझ वो पेन ये समझता है कि आप में इतनी काबिलियत पैदा हो चुकी है कि आपको पता है कि जनरल एंट्रीज क्या बनी होंगी, तो आप डायरेक्ट अकाउंटिंग वो जो है ना इसमें टी अकाउंट्स के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था, ये देखो जनरल एंट्रीज से मैं आपको लेके चलता हूँ। जनरल एंट्री पहले हमने परचेज किया, परचेज और बजट की बनाई थी 5 लाख डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो ये लेजर्स के अंदर आते हैं एसेट अकाउंट में, और अपने 1 जनवरी 2010 और डिस्क्रिप्शन के अंदर ये डेबिट साइड 5 लाख कर दिया और डिस्क्रिप्शन डाल दी बस कि फिक्स एसेट अपने मशीन आई थी इसके अंदर। इसके अलावा इस साल दूसरी एंट्री जो थी वो थी हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट क्रेडिट। तो हमने वो थी अभी 31 तारीख में। अच्छा, अब हमारे पास ये देखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 50,000 से 31 जनवरी 2020 में, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट 31 जनवरी 2012 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो गया, और डेबिट और डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब 31 जनवरी 2012 में ये देखें क्लोज हो गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। ये जब क्लोज हो गया तो यहाँ पे हो गया नील बैलेंस। ठीक है, यहाँ को यार ये खिड़की बंद करना। अच्छा, अब हम 1 जनवरी 2013 के साल में आते हैं। 2013 के साल में अच्छा, जो उसका तरीक़ाकार होता है आपको हमने देखा ही होगा। अब आप टी अकाउंट में अच्छे खासे माहिर हो गए होंगे कि आपका जब साल ख़त्म होता है तो आप जहाँ पे कम फॉर्मेट की एंट्री लिखते हो, जो कमी पूरी होती है वो यहाँ पूरी कर देते हो, जो और यही अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है जिसे हम कहते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड। तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया 5 लाख रुपए का। कि अच्छा, इसके अंदर फिर 1 जुलाई 2013 को हमने 4,50,000 का ये एसेट खरीदा था, ये 2013। और जब 31/12 पे आए तो अब ये टोटल मिला के हो गए 9,50,000, तो ये 9,50,000 यहाँ पे आ गया।
और ये भी अगले अगले साल का 2014 का कैरी फॉरवर्ड हो गया। 31/12/2013 के अंदर अब जहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया मशीन M1 और M2 का। अच्छा है कि जब आप ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हो और अलग अलग मशीनों का डिस्पोजल का सिलसिला हो तो आप अलग अलग लिख दो। लिखने को वैसे आप ये टोटल मिला के 72,500 भी लिख सकते थे, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि अच्छा है आप इसको अलग अलग ही लिख दो। अलग अलग लिखने का फायदा ये होगा कि खुद आपको सवाल करने में और मजीद आगे बढ़ाने में आसानी होगी। ये अब जिस तरह हमने यहाँ से उठाया था 72,500 अलग अलग करके, और जिस तरह यहाँ शेड्यूल में आ रहा था कि मशीन M1 का 50,000 था और उसका M2 का 22,500 था, तो हमने वो 72,500 डाला था, वही हमने 72,500 यहाँ लिया हुआ है। और ये इसी तरह डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 50,000 22,500 यहाँ आया, और ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्लोज हो गया। और ये भी इसी तरह हो गया यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, अब अगले साल जो है ये कैरी फॉरवर्ड आ गया यहाँ पे 1,22,500, जो अगली दफा का ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया। अच्छा, 2014 में जा रहे थे मैं, आप देखिएगा मैं इस जगह से मैं आपको लेके आया था, मैं इस जगह पे खड़ा था। इस जगह पे जब मैं लेके खड़ा था तो फिर मैं उठा के आके आपको लेजर्स पे लेके आया। अब आ गए हम लेजर के ऊपर, वो लेजर अकाउंट के ऊपर 2014 है। अब 2014 में जो हमारे पास ये जो बैलेंस खड़ा हुआ है ना 1,12,500, इस 1,12,500 के अंदर ये डेप्रिसिएशन मौजूद है। इसके अंदर M1 वाला, M1 का 50,000 भी मौजूद है, और M1 का फिर दोबारा जो है फिर 50,000 मौजूद है, और फिर M1 का ये जो अभी हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया 12,500, वो तो खैर जहाँ पर है वो भी इस डेप्रिसिएशन के अंदर, बल्कि इस ये कहना चाहिए ये जो है ना 12,000, सॉरी 1,22,500 जो उठ के आया था जहाँ पर, ये 1,22,500 जो जहाँ पे उठ के आया था, इसके अंदर ये 50,000 ये शामिल है इसके अंदर। तो अब हमने और इसके अलावा 1 अप्रैल 2014 को हमने ये जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया था ना ये वाला भी इस लेजर के अकाउंट में आ चुका है। अब हमने सबसे पहले जो है अब हम जब इस एसेट को फारिग करने के लिए चले हैं, तो हमने इस एसेट को, आप इसको सोचे कि ये एसेट इस अकाउंट के अंदर जो हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड आया था 9,50,000, इसमें भी शामिल है, और ये 1,22,500 जो डेप्रिसिएशन शामिल था इसके अंदर भी शामिल है। इसको शेड्यूल से भी समझिए। ये देखिए, ये देखिए, ये हम इस जगह पे खड़े हैं। यहाँ पे जब 9,50,000 आया था तो 9,50,000 में देखें ये एसेट M1 जो था, ये M1 भी शामिल है और ये M2 भी शामिल है। और इसी तरह ये जो आपका ओपनिंग ये जो डेप्रिसिएशन था 1,22,500, इसमें M1 और M2 दोनों के डेप्रिसिएशन शामिल है, और ये जो करंट ईयर का इसमें शामिल किया था ये भी इसमें शामिल है। तो जिस तरह यहाँ से इसको फारिग करना, जब इसके एसेट को निकाला था तो एसेट को भी निकाला और इसकी उसको भी निकाला, डेप्रिसिएशन को भी निकाला जो इसके अंदर शामिल है। तो इसी तरह हमने इसको ये जैसे लेजर में देखा इससे यहाँ भी शामिल है, तो उसको भी यहाँ से भी हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका मकसद, अच्छा ये लेजर अकाउंट में थोड़ा अगेन समझिए आप इसके अंदर कि एसेट अकाउंट में इस वक्त ये मौजूद है, उसमें डेबिट साइड के अंदर बैलेंस में मौजूद है। तो इसका मकसद ये हुआ कि जब कोई चीज बैलेंस डेबिट साइड में हो और इसे खत्म करना हो, तो उसको खत्म करने के लिए, डेबिट को खत्म करने के लिए आप उसे क्रेडिट करना पड़ता है। तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, 5 लाख रुपए डाल दिए इसको डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। तो 5 लाख रुपए डाल दिए हमने ये डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। तो ये एंट्री आपने बनाई, देखें कि आपने कहा कि मैंने जो है फिक्स एसेट को, फिक्स एसेट जो M2 था वो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया 5 लाख रुपए में। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास क्रेडिट साइड पे मौजूद है, ये क्रेडिट साइड पे बैलेंसेस आ रहे हैं इसके, तो उसको खत्म कर लिया, हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो हमने इसे डिस्पोजल अकाउंट को यहाँ से डेबिट किया, और जब यहाँ से डेबिट किया तो ये यहाँ पे क्रेडिट आ गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट पे आ गया 1,12,500। जब तीसरे नंबर पे क्या हुआ कि कैश हमारे पास आया सिंपल, तो कैश हमें कर दिया 3,10,000 रुपये।
और जब ये जो बैलेंसिंग फिगर है, अब देखें इस जगह मैं फर्ज करो जहाँ पे 70,500 नहीं होता तो क्या होता, ये 4,22,500 होता, ये 70,500 होता है। इसको मैंने खत्म किया। अब जो बैलेंसिंग फिगर है, अगर ये बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है तो उसका मतलब है लॉस। तुम्हें पता ही है ना कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, और जब भी कोई चीज कैपिटल कम करना होता है तो वो उसको डेबिट करते हैं, और कैपिटल बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। तो जहाँ पे कैपिटल कम हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब यानी कि डेबिट एंट्री पड़ रही है, तो इसका मतलब है अगर वो डेबिट साइड पे आया तो वो लॉस होगा। इसी चीज को अगर आप लेजर अकाउंट के हिसाब से देखो तो ये आपके पास देखें, ये कैश आपके पास, कैश डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 3,10,000 रुपए से कर देखो तो ये वाली एंट्री आ रही है 3,10,000 रुपये। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1,12,500 से, ये 1,12,500। लॉस ऑन डिस्पोजल क्रेडिट 77,500 से, 70,500 से। फिक्स एसेट डेबिट 5 लाख से, ये 5 लाख से। ये आपकी एंट्री के लो बराबर होगी। इसी चीज को अगर आप शेड्यूल के अंदर बनाने जाएंगे तो आप इसको इस तरह बना सकते हैं, सिंपल सा कि कैश प्रोसीड 3,10,000 रुपये, बैंक वैल्यू कॉस्ट ऑफ एसेट है 5 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,12,500, लॉस ऑन डिस्पोजल 3,10,000 में से 3,27,500 निकालती 77,500। अच्छा, मैं आपसे ये कहूंगा कि ये गेन ऑन डिस्पोजल का जो फॉर्मेट है इसको, और इसका जो ये लेजर है, ये लेजर का फॉर्मेट, इसको आप रट्टा मार लो। इस तरह दो का टेबल होता है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आपको पता होता है कि इसमें 2 ऐड करके आ रहा है, लेकिन आप रट्टे मार लेते हैं, 2 अट्ठे 16, आपको ऐसे याद होता है, तो उसका बस रट्टा मार लें। समझ चुके हैं आप? समझने के बाद बस आप इसका रट्टा मार लें कि भाई आपके पास फिक्स एसेट जहाँ डेबिट साइड पे आएगा डिस्पोजल अकाउंट के अंदर, क्रेडिट साइड पे कैश आएगा और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आएगा, और लॉस ऑन डिस्पोजल अगर लॉस अगर होगा तो इस जगह क्रेडिट साइड पे आएगा, और गेन होगा तो इस जगह डेबिट साइड पे आएगा। अच्छा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको कि यार अभी तो आप कह रहे थे कि लॉस ऑन डिस्पोजल जो है ये तो भाई यहाँ पे तो लॉस अपना लॉस ऑन डिस्पोजल यहाँ पे तो आपके पास डेबिट साइड पे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जब डेबिट साइड पे आ रहा है तो जहाँ पे आपके पास वो क्यों आ रहा है, क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है लेजर अकाउंट के अंदर? तो भाई बात ये है कि ये इसका जो है ना करेस्पॉन्डिंग अकाउंट है, यानी लॉस ऑन डिस्पोजल, इसको चलो मैं यूं भी कर देता हूँ, डिस्पोजल यदि ये इस तरह कह रहे हैं आप, लॉस ऑन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हुआ है और आपका डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। सिंपल, अगर आपको इस तरह भी लेके जाना चाहें, इसका ये आपके पास ये फिगर, तो ये आपके लेजर अकाउंट की एंट्रीज भी आपके पास आ गई। अच्छा, अब एक और इस सवाल का एक और रुख भी है, जैसे पता छोटा सा है कि अगर पार्शियल बैलेंस शीट अगर आपकी बना रहे होते सिर्फ इस फिक्स एसेट की तो क्या बनती। अच्छा, मैं खाली जनरल एंट्रीज में मैंने एक और चीज भी डाली है, यही जाती है हमारे पास कि जनरल एंट्रीज में क्या हमारे हमारे पास फिर हमने ये फिक्स एसेट मजीद वो तीसरा एसेट परचेज किया था। अच्छा, वहाँ पे M2 लिखा हुआ है, मैंने आपकी आसानी के लिए M3 कर दिया कि 4,50,000 से 4,50,000 नहीं 4 लाख, 4 लाख का हमने एसेट लिया था, ये हमने ये एंट्री डाल दी थी कि 1 अप्रैल 2014 को 4 लाख का हमने एसेट लिया, और 31/12/2014 को तो फिर हमारे पास ये टोटल मिला के ये 13,50,000 बना, जहाँ 13,50,000 बना तो कैरी फॉरवर्ड बन गया, जो बैलेंसिंग पूरी की वो 8,50,000 की थी, जो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन गया ब्रॉड फॉरवर्ड के लिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर तो फिर हमने डेप्रिसिएशन डाला M1 M2 M3 का, जिस तरह के जहाँ पे अपने अपने शेड्यूल्स में रिकॉर्ड किया था। M1 M2 ये तो पहले डाला हुआ था, M2 M3 का दोबारा डाल दिया, निकाल दिया। फिर हमारे पास ये डिस्पोजल अकाउंट, अच्छा डिस्पोजल अकाउंट तो बनाए चुके हैं। ये 8,50,000 की हमारे पास
आखिरी की एंट्री हमारे पास ये बन गई थी। ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका हर साल के लिए एस प्लस होता जा रहा है। अच्छा, पार्शियल बैलेंस शीट पे आता हूँ। एक सवाल बन सकता है कि बताएं इसकी क्या हुआ। लाइट चली गई। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा, 31/12/2012 के ऊपर आपकी पोजीशन क्या होगी? फिक्स एसेट अकाउंट है 5 लाख का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 50,000 का, तो आपका ये बैलेंस की फिगर होगी चार इसकी बैलेंस शीट में इसकी जो इस तरह फिगर आएगी 4,50,000 रुपये। ये लेजर से भी वेरीफाई कर सकते हो आप। 31/12/2012 को आपका बैलेंस क्या है? ये कम फॉरवर्ड 5 लाख रुपए, और यहाँ पे कम फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे 50,000। ठीक है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये कि असल में ये अगर कैरी फॉरवर्ड क्रेडिट साइड पे आएगा तो इसका मतलब है बैलेंस है डेबिट। देखें ये उठ के जैसे जहाँ पे इस जगह पे आ जाता है, इस जगह पे कैरी फॉरवर्ड क्रेडिट साइड पे आया है, जो कि अगले दफा जाके डेबिट साइड पे आ जाता है, तो उसका मतलब है ये डेबिट बैलेंस। तो 5 लाख डेबिट बैलेंस है और 50,000 क्रेडिट बैलेंस है डेप्रिसिएशन का। तो इसकी प्रेजेंटेशन इस तरह होगी, 5 लाख और 50,000, बाकी बच गया 4,50,000। फिर आपके पास रहता है 31 दिसंबर 2013। तो इसकी इस साल पोजीशन क्या होगी? इस साल पोजीशन है 2013 के अंदर 9,50,000 और 1,12,500। 9,50,000, 1,22,500, 22,500। ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 8,27,500। इसी को जरा देखें शेड्यूल पे हमारे पास क्या आ रहा था। शेड्यूल पे तो बनाए थे ना हमने, देखो वही 4,50,000, 8,27,500 आ रहा है। मजीद वेरीफाई हो गया हमारे पास। तीसरे साल पे आ जाओ। फिक्स एसेट 8,50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 97,500। ये देखो 8,50,000, 97,500, तो 7,52,500 हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस, नेट बैलेंस कहना चाहिए, वो बैलेंस शीट के अंदर आ रहा होगा इस तरह। अच्छा, इट इज जस्ट टू वेरीफाई कि किस तरह जो हमारा अकाउंटिंग का मेथड है, डबल अकाउंटिंग का मेथड है, किस तरह वो वही रिजल्ट लेके आता है जिस तरह के आप कॉमन सेंस से एक लेमैन जो है वो अपनी स्टेटमेंट की शक्ल में बनाता है। जैसे कि स्टेटमेंट में शक्ल में अगर किसी आप समझदार बंदे को दे दोगे कि यार मुझे इस तरह बनाओ और उसको डेबिट क्रेडिट का नहीं पता हो, तो जाहिर है वो तो स्टेटमेंट की शक्ल में बनाएगा। वो स्टेटमेंट की शक्ल में जब वो बनाएगा, और जब आप अपने अकाउंटिंग के हिसाब से चलोगे तो आपकी चीजें भी वही आएंगी जो वहां आएंगी। जिस तरह यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आपने इसका निकाला, गेन ऑन डिस्पोजल निकाला, तो ये आया आपके पास 77,000, सॉरी लॉस ऑन डिस्पोजल आया 77,500। तो आपके जो है अकाउंटिंग एंट्री से भी ये 77,500 ही आया था, खुद ब खुद ही आया था। और आपके लेजर्स में जब आप इसको डालते हो तो वहाँ भी 77,500 ही का आता है। फिर किस तरह ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं और किस तरह ये चीज़ें एक दूसरे को वेरीफाई करती हैं, तो ये इस सवाल का एक मकसद था, इसको इस सवाल को हल करने का। तो इस सवाल को अच्छा, मैं अगेन मैं कह रहा हूँ सवाल ने मांगा उसने सिर्फ ये 3 चीजें थी। एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट। इसके अंदर ये शेड्यूल हमने खुद बनाए, जिनकी उसने खुद नहीं मांगा था। जनरल एंट्रीज हमने खुद मंगाई, उसने खुद मांगी कि हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। ऑफ कोर्स ये रिक्वायरमेंट थी, इसके अंदर भी डेप्रिसिएशन एक्स की एक रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन ये हमने खुद बनाया ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो। ये मतलब फुल एक कंप्लीट पिक्चर है, ऑलमोस्ट उस कंप्लीट पिक्चर का ये एक टुकड़ा ये मांग रहा होता है। और इट इज अंडरस्टूड कि आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में आगाही होगी कि जब ये सब एक एंट्री बन रही होती है इस तरह की, तो उसके पीछे इस तरह के शेड्यूल बन रहे होते हैं, इस तरह की वर्किंग बनी होगी। आपको पता है कि इसके पीछे जनरल एंट्रीज क्या बनी होगी,
और इसके आगे अगर कोई पार्शियल बैलेंस शीट बनती है तो वो उसकी शक्ल क्या होगी। तो इस सवाल में मैंने ये तमाम चीज़ें इसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। आगे चल के आप शुरू में तो आप चाहो तो इसी तरह सवाल करो, लेकिन आगे चल के आपने बुनियादी तौर पे इसी पर इसी सिर्फ इस लेजर पे ही काम करना है। अगर उसने लेजर नहीं मांगा है तो आपने किसी और चीज़ पे काम नहीं करना। और मेरा अपना ख्याल यही होगा कि जब हम आगे चलेंगे तो ये वाला शेड्यूल तो बिल्कुल जो है ना हमारे काम का नहीं होगा, लेकिन जब आगे वाले सवालात अगर इसी तरह के आए तो जो मेरी जो समझ है वो ये है कि हमें ये एक शेड्यूल वर्किंग फॉर डेप्रिसिएशन ये हमें बनानी चाहिए। नंबर दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोज एसेट से मुतालिक है जो अगर वो सवाल तो वो बनाना चाहिए। और गेन ऑन डिस्पोजल भी हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए। ये भी ये हमें मददगार साबित होगा अगर हमने जो भी लेजर बनाना है या जर्नल एंट्री बनानी है। इससे बचत है हमारी, ये चीज़ें बनानी होंगी, बनाएंगे हम आगे। और डायरेक्ट लेजर बनाएंगे, ये जर्नल एंट्रीज बनाएंगे हम आगे वाले सवालों में जब हम करने जाएंगे तो किसी और तरफ अपना दिमाग ज़रा कम लगाएंगे। ठीक है, तो इस जगह पर मैं अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ।